चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो का मेन जो टॉपिक रहेगा कि लेह लद्दाख कैसे अगर ट्रिप प्लान करना है तो कैसे करें, कितना बजट लगे, कौन से रूट से जाना चाहिए, कितनी परमिशन लगेगी, कहाँ कहाँ से परमिट लेना पड़ेगा और मेन ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या क्या सामान लगेगा और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप बात फर्स्ट बजट से स्टार्ट अगर करते हैं तो आपका लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, आपको फ्लाइट टिकट जो है प्रायर 1.5 मंथ्स पहले बुक करना, क्योंकि हम लोगों का प्लान जो था वो सडन प्लान था। तो हम लोगों को फ्लाइट टिकट पर पर्सन था वो नियरली अराउंड 11 to 12,000 जितना लग गया था, क्योंकि मैंने एक वीक पहले बुक किया था। तो वो फ्लाइट में मेरे को और भी चीप ऑप्शन मिलता अगर मैंने एडवांस में थोड़ा प्लानिंग करके बुक किया होता, तो मेरे को एटलीस्ट पर पर्सन राउंड ट्रिप में बता रहा हूँ ये वाला जो खर्चा है, तो राउंड ट्रिप का पर पर्सन खर्चा मोस्ट प्रोबली 7.5 या 8,000 तक आ जाता। तो ये पहली गलती थी। तो अगर आपका सडन प्लान है तो ही ये स्टेप लीजिए, वरना पहले से प्रिपेयर करिए प्लान का और रिटर्नरी और एडवांस बुकिंग करिए, मेजोरिटी जो फ्लाइट्स का है वो। दूसरी चीज़, फ्लाइट आपको चंडीगढ़ का लेना है। जैसे लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, श्रीनगर से भी करते हैं, लेह से भी ट्रिप स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ लोग मनाली से भी स्टार्ट करते हैं। तो वो आपके ट्रिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं। हम लोगों ने मनाली से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों के लिए बेस्ट था कि हम लोग चंडीगढ़ जाए, चंडीगढ़ का फ़्लाइट ले लें। तो अहमदाबाद से चंडीगढ़ का फ़्लाइट लिया था। चंडीगढ़ हमारा हाफ डे का होल्ड था, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे डिकैथलॉन से स्पोर्ट्स वेयर वगैरह है, वो सारी चीज़ें लेनी थी और राइडिंग गेयर्स भी मेरे को थोड़े बहुत लेने थे। चंडीगढ़ से आपको ओवरनाइट जर्नी का बस मिलेगा, तो वो बस आप रेड बस से या दूसरे कोई भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है बुकिंग पोर्टल्स बस के, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आपको पर पर्सन पड़ेगा 1100 विद GST। सो इसमें डिपेंड करता है, अगर आपके पास कूपन कोड्स वगैरह है तो थोड़ा बहुत 100, 150, 250 वगैरह ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रात का फ्लाइट होगा, मतलब रात का बस होगा। रात का बस कुछ बोर्डिंग टाइम रहेगा आपका 10:30 to 11:30 मोस्ट प्रॉब्ली, उस बीच में ही आएगा। और सुबह 8:30-9 बजे तक एग्जैक्टली मनाली बस स्टॉप जो है वहाँ पे आपको पहुँचा दिया जाएगा। फिर वहाँ से मनाली से बहुत सारे बाइक रेंटल्स के शॉप्स है। तो मैंने जहाँ से बाइक रेंटल किया था, मैंने प्यार सिंह जी के वहाँ से बाइक बुक किया था, क्योंकि मैंने जाने से पहले काफ़ी सारा रिसर्च किया था, उन लोगों से फ़ोन पे बात भी किया था और प्राइस वगैरह सेट किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली बाइकर पॉइंट्स मनाली करके है, गूगल में आप सर्च करोगे 4.9 रेटिंग के साथ मिलेंगे। और वहाँ पे प्यार सिंह जी का नंबर होगा या तो उनकी मैसेज का नंबर होगा, वहाँ पे आप उनसे डायरेक्टली बात करके रेट वगैरह और कितने दिन के लिए चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सारी डिटेल्स वो आपको बता देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर वगैरह ऐड कर दूँगा। उसके बाद बात करते हैं, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी फ्रेंड जो था मल्लू भाई, जो हमारे साथ ट्रिप में आया था, तो उसका स्टे था। तो हम लोग बस फ्रेश होने के लिए वहाँ पे गए थे। जो भी एक्स्ट्रा लगेज वगैरह था वो हम लोगों ने वहाँ पे रख दिया था, लेकिन हम लोगों का जो मेन मोटिव था कि डीकैथलॉन से कुछ कुछ स्पोर्ट्स वेयर वगैरह लेने हैं, ताकि वो हम लोग जो कुछ भी है वो हम लोग एटलीस्ट 2 दिन के रन के लिए चला पाए। लेकिन वहाँ पे कुछ कलेक्शन ही नहीं था, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तब लोग जो जीन्स वगैरह कैरी करके आए थे वही हम लोग कैरी, मतलब आगे लेह लद्दाख जाने के लिए भी हम लोग वही कैरी कर गए थे। फिर बाइक का, तो मेरे टाइम पे बाइक का रेंट जो था 1200 था, क्लासिक 350। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है, 1000 से लेकर 1500 तक मिलेगा क्लासिक 350। अगर आपको ऊपर भी जाना है, हिमालयन है, डोमिनार है, बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। आप चाहे यही शॉप नहीं कहीं पे भी जाओ, एक बार कॉल करके क्रॉस वेरीफाई करो, जो भी आपको बजट सही लग रहा है आप वो डील डन करो। और मोस्ट प्रोबेबली थिंक जो भी निगोशिएशन पार्ट है वो पहले ही डिस्कस कर लो। और ये जो प्राइस है ये वेरी होते रहते हैं। अगर आप पीक सीजन पे जाओगे, जैसे जून से लेकर अगस्त के बीच में, वहाँ पे ये जो है मेरे को 1200 में मिला था। ये आपको 1200 का 1500 तक ही मिल सकता है क्लासिक 350। अगर मेरा सजेशन लो तो बेस्ट है अगर आप हिमालयन बाइक रेंट करो तो। एडवेंचर बाइक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन भी अच्छा है। क्लासिक 350 थोड़ा बहुत हेवी हो जाएगा हिमालयन के कंपेयर में, सस्पेंशन वाइज भी उतना अच्छा नहीं है हिमालयन के कंपेयर में। बाकी ओवरऑल गुड है, परफॉर्मेंस वाइज आई एम ओके, बस पावर का थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। तो ओवरऑल मुझे कुछ 6 दिन का
7,200 जितना पड़ा था। डिपॉजिट होता है मेरे केस में डिपॉजिट था 10,000, तो आपको उतना थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करके जाना ही पड़ेगा। डिपॉजिट लगेगा और उस टाइम पे फॉर्मेलिटी लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ पेपर वर्क्स होगा, तो वो आपको आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रिप कंप्लीट करके नहीं आ जाते तब तक वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहेंगे, और उस दौरान आपको आरसी वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बस आप लोगों को बोला जाएगा कि अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो आप हम लोगों को कॉल कर दीजिए। तो ये हो गया बाइक का पार्ट। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ परमिट का। सो बेसिकली लेह लद्दाख जाने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा इनर लाइन परमिट। तो 2 साल पहले का ये था कि अगर आप लेह पहुँचते हो वहाँ से आपको परमिट जनरेट कराना पड़ेगा ऑफिस से, फिर आप घूम सकते हो। लेकिन अभी थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, सो जिसकी वजह से क्या हुआ है, लेह लद्दाख वालों ने ये पूरा का पूरा जो परमिट वाला सीन जो है वो ऑनलाइन कर दिया था। आप ऑनलाइन परमिट ले सकते हो। तो परमिट का क्या है, एनवायरमेंटल फीस लगेगा जो कि है 400, फिर वाइल्ड लाइफ फ्री फीस वगैरह लगेगा, वो डिपेंड करता है 20 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ पर डे, ऐसा टाइप का कुछ होता है। वो आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। परमिशन नहीं लेते और बाइक चला के जाते हो तो उस चीज़ में अगर कहीं पे भी आपको चेकिंग के टाइम पे रोका गया तो आपको 5,000 का फाइन लगेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट 3 महीने के लिए आपको जेल भी हो सकती है। वैसे वहाँ के जो यूनियन टेरिटरी वाले हैं, आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था जहाँ पे हम लोगों का गर्मा गर्मी हो गया था बाइक को लेके, तो उन्हीं लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है। 13 लोकेशंस जो है लेह लद्दाख में वो पूरे का पूरा एक्सेस कर पाओगे एक्सेप्ट हानले के लिए अभी भी आपको डीसी ऑफिस जो है लेह के अंदर, वहाँ जाके परमिट लेना पड़ेगा। वहाँ पे जाके स्टैंप वगैरह मतलब आपके परमिट पे लगवाना पड़ेगा। बाकी खारदुंगला है, पैंगोंग लेक है, नुब्रा वैली है, वो सब आपका ये ऑनलाइन परमिट में ही हो जाएगा, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चेक पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो चेक पॉइंट्स आपको मोस्ट प्रोबेबली पहला चेक पोस्ट आपको डारचा में मिलेगा। डारचा के बाद वहाँ से पहले ही अटल टनल जैसे आप क्रॉस करोगे तो वहाँ से 2 रास्ते हो गए। एक लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड जो कि है लेह की साइड जाएगा और जंस्कार की साइड जाएगा। लेकिन अटल टनल का ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो राइट साइड वाला रास्ता है वो आपको स्पीति वैली तक जाएगा। तो मेक श्योर कि वहाँ पे वैसे भी साइन बोर्ड्स लगे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जा रहे हो तो मैं जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रूट्स प्लानिंग है। हम लोग जब गए थे तब रोड थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में था, मतलब हम लोगों को ओवरऑल पूरा ऑफ रोड ऑन रोड जितना भी था सब एंजॉय हम लोग करके आ गए थे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या 2023 के एंड तक रोड मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया था। सिर्फ भयंकर वाला ऑफ रोड हम लोगों को मिला था चांगला पास के टाइम पे, और यहाँ पे पूरा सैंड वाला जो रूट था सारचू क्रॉस करने के बाद वहाँ पे मिलेगा। तो बस यही था। और बजट वाइज अगर देखा जाए पर डे का कितना खर्चा है खाने का और रहने का, तो एक सिंपल मैथ्स मैं आपको बताता हूँ। अगर पर डे का आप मान के चलो 1,000 रुपीज़, जितने दिन का आपका ट्रिप है, सपोज मान लो हम लोगों का ये ट्रिप 6 दिन का है तो 6 दिन का 6,000, बाइक का 7,200 लगा था। अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो वो स्प्लिट हो जाएगा, तो उसका कुछ नियरली अराउंड आपको पड़ेगा 3,600 जितना। तो वो हो गया आपका टोटल नियरली अराउंड राउंड फिगर 10,000 मान के चलते हैं, और परमिट वगैरह 11,000 12,000। सो मोस्ट प्रोबेबली पर पर्सन हम लोगों का पूरा ट्रिप जो है विद इन 23,000 में कंप्लीट हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लाइट इंक्लूडिंग फ्लाइट, अगर मैं फ़्लाइट को एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा सिर्फ लेह लद्दाख का जो खर्चा है वो 12,500 से 13,000 में पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया। मेरा मेजॉरिटी जो खर्चा था मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, राइडिंग गेयर्स को लेके, कैमरा गेयर्स अपग्रेडेशंस को लेके, बिकॉज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई नीड सो मेनी मेमोरी कार्ड्स इन ऑर्डर टू टेक द बैकअप ऑफ ऑल द फाइल्स। और वहाँ पे जैसा डर था वैसा ही हुआ, मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैरी किया था, लेकिन पानी में बाइक जाने की वजह से हार्ड डिस्क जो था पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली 250 से 300 GB का डेटा चला गया। लकीली लैपटॉप सर्वाइव कर गया, और मैंने उस टाइम पे ड्यूअल बैकअप्स लेता था। मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी लेता था और लैपटॉप में भी लेता था, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि एक चला गया तो दूसरा मतलब बच जाएगा तो मैं फुटेज एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। और मैं ऐसे भी 4 मेमोरी कार्ड्स कैरी कर रहा था 128 GB, तो मैं साइमल्टेनियसली मेमोरी कार्ड को भी स्विच करता रहता था गोप्रो में, तो जिसकी वजह से मेरा जो फुटेज था वो बच गया और लॉस्ट इन लद्दाख सीरीज जो है वो बन पाया।
ये सिंपल मैथ्स था, मैंने आपको जैसा बता दिया। अगर आपका 10 दिन का ट्रिप प्लान है, 10,000 मान के चलो। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर आप सोलो जा रहे हो तो ये थोड़ा कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, 4 लोगों ग्रुप में या 5 लोगों ग्रुप में, तो इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कहीं पर भी आप रूम शेयर करते हो 3 लोगों के लिए और 4 लोगों के लिए, तो वो कुछ कुछ जगह पे पर पर्सन वो लोग रेंट लेंगे, कुछ कुछ जगह पे वो पर रूम रेंट लेंगे। तो हम लोग जिस पे रुके थे वहाँ पे पर रूम वाइज था, तो इंक्लूडिंग खाना वगैरह सब कुछ, जिसमें ब्रेकफास्ट आ गया, रात का बफे आ गया, तो वो नियरली अराउंड 3,100 या 3,200 तक पड़ा था। तो अगर उस केस में देखा जाए तो स्प्लिट वाइज 1,100 जितना आया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, गया विलेज पहुँचे, उन लोगों ने सिर्फ रेंट लिया 1,000 रुपीज़ पर रूम, और रूम के अंदर 4 लोगों का बेड था। बाकी जो खाना पीना है वो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो 300-350 पर पर्सन हुआ। और बेसिकली हम लोग रुकते क्यों हैं? अगर आप ट्रैवल करते हो तो लग्जरी होटल्स वगैरह वो सब मत देखिए, सिर्फ रात को रुकने के लिए फ़ोन वगैरह जो भी है आपका गैजेट्स एसेसरीज चार्ज करो, फ्रेश हो जाओ अच्छे से, बस वही। बाकी जो पैसा बच रहा है एक्सप्लोर करने में लगाओ पैसा। ये रुकने बुकने से मेरा मतलब थियरी वैसा है, फिर आपको जैसा ठीक लगे। फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली जिन जिन लोगों को डाउट है, अगर आप हिमाचल प्रदेश मनाली से बाइक रेंट करते हो तो लद्दाख वाले अलाउ करेंगे या नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली बीच में आपको मनाली से लेह तक कोई नहीं रोकेगा। लेह जैसे ही आप खारदुंगला साइड जाओगे, वहाँ पे उनका टेंट है यूनियन टेरिटरी वालों का, तो वो बेसिकली आपको पहले मना करेंगे कि ये बाइक हम नहीं ले जाने दे सकते। अगर आपको बाइक चाहिए तो J&K पासिंग वाला बाइक उनके यहाँ से लो या ले सिटी में से कहीं से भी लो। तो उनसे झगड़ा मत करना जैसे हम लोगों ने किया था। सिंपल सी बात है, प्यार से बात करो, उसको बोलो कि देखो मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं यहाँ, मेरा जो मेन गोल था मनाली से मेरा ट्रिप स्टार्ट करने का था, इसीलिए मैंने मनाली से गाड़ी लिया है। आपका जो भी चार्ज है या फाइन जो भी है देने के लिए रेडी है। अगर वो लोग हाँ बोले, मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही बोल देंगे, तो उन केस में वो लोग 1,000 रुपीज़ पहले बोलेंगे। निगोशिएट करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास परमिट है, इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट में आपने एनवायरमेंटल फीस पे कर दिया है, विच इज़ नियरली अराउंड 450 to 400 रुपीज़ दे रहे हो। तो उसको साफ साफ बोलो, देखो ये रहा हमारा ये जो है इनर लाइन परमिट, जिसमें हम लोगों के पास हमने सारे फीस वगैरह दे दी, लेकिन फिर भी अगर आपके रूल्स में अगर ये है तो हम लोग फाइन देने के लिए रेडी है, लेकिन निगोशिएट करके 500 तक दे दो और निकल जाओ आराम से। अगर आप ऑनलाइन परमिट नहीं करवा रहे हो तो आप यूनियन टेरिटरी वालों के टेंट से ही परमिशन वगैरह ले सकते हो, वहाँ से ही परमिट बनवा सकते हो। जिसमें अगर आपको बाइक का हिमाचल प्रदेश का जैसे HP पासिंग बाइक्स है, तो वो लोग 2 ऑप्शन देंगे, विथ रिसिप्ट चाहिए तो 1,000 रुपीज़, विदाउट रिसिप्ट चाहिए तो 500 रुपीज़। सो मोस्ट प्रोबेबली पूरे लद्दाख रीजन में हम लोग जब गए थे तो लकी थे, कहीं पे भी इतना मल्टीपल चेक इन्स नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही जगह पे हुआ था जब लेह से खारदुंगला की साइड जा रहे थे तब। ये हो गया अपना पूरा बजट, इनर लाइन परमिट और जो भी बाइक रिलेटेड था। बाइक में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, जैसे कि आपको बोला मैंने, क्लासिक 350 है, क्लासिक 500 है, थंडरबर्ड है, हिमालयन है, डोमिनार है, और अभी कुछ कुछ नए अपडेट्स भी आते रहते हैं। जो भी आपको बाइक रेंटल स्टोर है वहाँ पे कोई ना कोई नई नई बाइक जो रिसेंटली मार्केट में आई है वो भी उनके पास आ जाती है, लेकिन बस प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है। क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए? सो आपने डीकैथलॉन, सबसे पहले कोई भी स्पोर्ट्स वेयर के शॉप पे जाइए, टाइट्स वगैरह है या अलग से नाइलॉन जो टी-शर्ट्स है वो आप ले लीजिए। वहाँ पे मतलब उतना गंदा भी नहीं होगा, ऊपर से उतनी ठंड भी रहेगी तो पसीने का भी सीन नहीं रहेगा। तो आप उसको एटलीस्ट 10 दिन का अगर आपका ट्रिप का प्लान है तो उसको आप 2 दिन के लिए चला सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरवेयर्स ले लो जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो। अगर आप फीमेल है तो आप अपना एक्स्ट्रा पैड्स वगैरह वो भी कैरी करके जाओ। और जो मेन चीज़ है फर्स्ट एड किट। दूसरा जो है एक पोस्टपेड सिम, या एयरटेल का या BSNL का या जियो का। मेरी मानो तो जियो बेस्ट है अभी उस सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे जियो के नेटवर्क्स लग गए हैं, जियो के टावर्स लग गए हैं। बस जो ये था पेंगोंग लेक पे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BSNL पोस्टपेड चलता था। तो अगर आप ग्रुप में प्लान कर रहे हो तो किसी एक को
एयरटेल का पोस्टपेड सिम या जियो का लेने दो, दूसरा जो है वो BSNL का ले लो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक जो कीपैड टाइप का फ़ोन है वो रखिए, क्योंकि स्मार्टफोन जो है वहाँ पे जैसे आप ठंडे एरिया में जाओगे बैटरी आपका उतनी ही जल्दी ड्रेन होगा। हम लोग को मोस्ट प्रोबली बैटरी 4 से 5 घंटे में पूरा फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो गया था, मतलब 100 से लेके 0 हो गया था लिटरली। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं जितने भी चीज़ें लेके गया था, ड्रोन लेके गया था, गोप्रो लेके गया था, हर एक घंटे में बैटरी मतलब पूरा ड्रेन हो रहा था। मैं मतलब यूज़ भी उतना नहीं कर रहा था, जैसे अच्छे अच्छे लोकेशंस थी वहाँ पे मैं ऑन कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे ही बैटरी ड्रेन हो रहा था। तो उस हिसाब से आप 1-2 पावर बैंक्स लेके जाइए पावर बैकअप के लिए, क्योंकि रेंटेड बाइक था तो चार्जिंग स्टेशन या ऐसा कुछ था नहीं बाइक में, तो वहाँ पे एक गलती हो गया था हम लोगों से। दूसरी चीज़, आप अगर ट्रिप में जा रहे हो प्रोफेशनल राइडर हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी इंटरकॉम है हेलमेट में, जो कि कम्युनिकेशंस के लिए यूज़फुल्स रहता है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ डिवाइस थ्रू आप कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से, उसका रेंज नियरली अराउंड 800 मीटर टू 900 मीटर रहता है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग कंपनी वाले बोलते हैं 1000 मीटर 1200 मीटर, बट उसका एक्यूरेट जो रेंज है उस रीजन में लद्दाख वाले वहाँ पे 800 मीटर है, तो वो आपको कम्युनिकेशन में ईजी रहेगा। हम लोगों का गलती ये हुआ था कि हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे बाइक में पावर नहीं था, मैं प्लस पिलियन के साथ जा रहा था और गाड़ी में जो वेट भी था वो भी ओवर वेट हो गया था, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंजन का जो कैपेसिटी होता है वो स्ट्रेट रोड पे मस्त मक्खन की तरह चलती है, बट लेकिन चढ़ाई वाले रास्ते पे वो उतना नहीं चल पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता था, मैं थर्ड गियर पे मोस्ट प्रोबली गाड़ी मेरा चढ़ाई पे चलता था, उससे आगे जा ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह से हम दोनों के ट्रैवलिंग डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस आ गया था, वो आगे निकल गया था और उसी दौरान हम लोगों का पीछे के टायर पे पंचर हो गया था। तो इस जगह पे हम लोग फंसे थे, ना ही मोबाइल में नेटवर्क से कनेक्ट करें तो कैसे करें, ये एक दिक्कत था। लेकिन आपको घबराना नहीं है ऐसे सिचुएशन में, जो कोई भी राइडर आ रहा है आपको उसको रोक के कोई भी हाथ साइन कर दो ऐसे ऐसे, या वो लोग समझ जाएंगे कि इनको दिक्कत है। अगर उनके पास पंचर किट वगैरह है, अगर आपका टायर ट्यूबलेस है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर नहीं है तो आप सिंपली जितने भी राइडर्स आ रहे हैं एक दो को बोल दो कि आगे हमारा बंदा एक है, ये वाला बाइक है, ये वाला उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसको बोलो कि इनकी गाड़ी का पंचर हो गया है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हम लोगों ने वैसे कनेक्ट करते करते गए थे और हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया था कि अगर बाई चांस कोई भी राइडर, मैं हूँ या मेरा दोस्त है, आगे निकल जाता है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कितना 200-250 मीटर्स का डिस्टेंस रखते थे, उससे ज़्यादा नहीं रखते थे। अगर उससे ज़्यादा निकल गए 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो कोई भी एक अच्छी सी जगह देख के लेफ्ट साइड कोने पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रख देंगे और वेट करेंगे 5 से 10 मिनट। अगर फिर भी बंदा नहीं आया तो हम लोग यू टर्न मारेंगे और वापस जाके चेक करेंगे। तो ये हम लोग को सिंपल स्ट्रेटेजी था। तो बट आप लोग जा रहे हो ग्रुप में तो डेफिनेटली इंटरकॉम वाला सिस्टम अप्लाई करो, और ये भी नहीं बोल रहे हो कि इंटरकॉम कॉस्टली वाला लो, विच इज़ नियरली अराउंड 30,000 6,500 के आसपास रेट में आपको मस्त सेना कंपनी का ही परानी M10 वगैरह मिल जाएगा, तो उससे आप 3 राइडर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ये हो गया कम्युनिकेशन वाला। दूसरी चीज़, पिलियन के साथ जाना चाहिए या सोलो के साथ जाना चाहिए, ग्रुप। सो बेसिकली अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि गाड़ी अगर कहीं पे फंसती है, कुछ कुछ जगह पे ऐसी सिचुएशन आएगी वहाँ पे आपको पिलियन की मदद लगेगी, क्योंकि अगर वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे अगर आपका बाइक फंस गया तो अकेले गाड़ी निकालना इम्पॉसिबल टास्क है। जहाँ सारचूज क्रॉस करने के बाद एक सैंड वाला जो पूरा रास्ता था, जहाँ पे मतलब कोई रोड ही नहीं था, टारमेक रोड भी नहीं था, ऑफ रोड भी नहीं था, पूरा सैंड वाला था। अगर गाड़ी आप रोको, मतलब धीरे से रोक दोगे तो आधा टायर जो है वो धस जाएगा। तो उस चीज़ में भी आपको पिलियन की मदद लगेगी गाड़ी पीछे आगे खींचने में या धक्का मारने में। तो ये हो गई ग्रुप की और पिलियन की बात। सोलो मोस्ट प्रोबली अगर आप कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारे राइड्स किए हैं, ऐसा नहीं है कि सोलो में आपको हेल्प नहीं लगेगी, हेल्प लगेगी, लेकिन बीच में जो भी राइडर्स आते हैं वो आपकी मदद कर देंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो इतने, तो आप डेफिनेटली सोलो भी कर सकते हो, सोलो ट्रैवल, या फिर एक पिलियन के साथ जाओ या ग्रुप राइड करो, लेकिन सिंगल सिंगल। पिलियन के साथ अगर आप जा रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका और उसका दिमाग एक होना चाहिए। जैसे कि बाइक का बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हो गया, तो पिलियन को अपना बैलेंस नहीं बनाना, बाइक का बैलेंस बनाए रखना है।
ये मतलब फर्स्ट एक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। मेरा भाई एक दो जगह पे ऐसा हुआ था, ओवर एक्साइटेड में नाचने लग गया था बाइक के ऊपर। तो वहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, एक तो चढ़ाई वाला रास्ता था, ओवर वेट था, प्लस पिलियन था। तो मेरी गाड़ी का जो हैंडल बार था वो बहुत ही वॉबल कर रहा था फर्स्ट सेकंड गियर पे। तो और जब वो नाचने लगा तो और भी गाड़ी का इम्बैलेंस हो गया था। लकीली मतलब उतना भी इम्बैलेंस नहीं हो कि गिरने तक आ जाए हम लोग। तो थोड़ा बहुत वो हो गया था। फिर बाद में हम लोगों ने मैंने समझा कि देखो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, वरना फिर दोनों का बैलेंस जाएगा। लद्दाख तो दूर रहेगा, यहीं मनाली से 100 किलोमीटर के अंदर में पता चला पैर वैर तोड़वा के आ गया वापस। तो ये सब चीज़ें ना हो। और लगेज मिनिमम कैरी करके जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीकैथलॉन से कुछ कुछ चीज़ें ले लो, 2 से 3 ट्रैक पैंट ले लो, 4 शर्ट्स ले लो, अंडरवेयर ले लो, फर्स्ट एड किट, डायमॉक्स या तो पैरासीटामोल, और सर्दी खांसी का नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कप सिरप ले लो। बाकी जो वॉमिटिंग का है, लूज मोशन का है, वैसे कुछ कुछ जो टैबलेट्स वगैरह वो कैरी करिए। ORS साथ में रखिए, ऑक्सीजन बॉटल विथ मास्क लेना। चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक सेफ एंड साइड के लिए जो जिसका प्राइस कुछ होगा 350 to 400 रुपीज़, आप एक कैरी करिए अगर बाई चांस किसी को ऑक्सीजन लेने में वहाँ पे दिक्कत हो रही उसके लिए। दूसरा, एल्टीट्यूड मोशन सिकनेस के लिए आपको कोई चीज़ का स्पेसिफिकली दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, घाई घाई में ये ट्रिप नहीं करना है। थोड़ा एक्लेमेटाइज हुई है वेदर के साथ, उस हिसाब से आपको मोस्ट प्रोबेबली AMS का जो इश्यू है उतना नहीं होगा। अगर ओवरनाइट जर्नी कर रहे हो विदाउट वाटर, मोस्ट प्रोबेबली आप उस दौरान 3 से 4 घंटे में कुछ भी पानी या ORS वगैरह नहीं ले रहे हो तो चांसेस ज़्यादा है एल्टीट्यूड मोशन सिकनेस होने का। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करो, हर आधे घंटे में हाइड्रेशन पैक है तो दिक्कत नहीं है, हर 15-20 मिनट में आप एक एक सिप पी सकते हो। लेकिन हाइड्रेशन बैग वगैरह नहीं है तो हर एक आधे घंटे पे स्टॉप लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, गला सूखने नहीं देना है। तो उसके चलते क्या होगा, वाटर लेवल है बैलेंस रहेगा बॉडी में और इश्यू नहीं होगा। अगर हम लोग की तरह ओवरनाइट मतलब रात तक स्ट्रेच करना पड़ा तो उस चीज़ में आप खाना भी साथ में रखिए। अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं वही सजेस्ट करूँगा, पार्ले जी बिस्किट से कुछ भी साथ में रखिए, एटलीस्ट खाने लायक, एटलीस्ट बिस्किट वगैरह ही रखिए या प्रोटीन बार्स वगैरह रखिए, जो भी आपको फिजिबल लगे वो। मतलब थोड़ा बहुत कैरी करते रहिए जब तक आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगे नहीं। क्योंकि दूसरे दिन जो था हम लोगों का, बाइक गिरने की वजह से 2 घंटा वहाँ पे वेस्ट, मतलब 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया था। जब बाइक ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ पे 1.5-2 घंटा वेस्ट हो गया था। उसके बाद जब साचू लंच ब्रेक के लिए रुका था तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा का ब्रेक ले लिया था, क्योंकि एनर्जी पूरा ड्रेन हो गया था और थोड़ा मतलब रिवाइव होने के लिए टाइम चाहिए था हम लोगों को। और ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रीक्वेंट राइडर थे, हम लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगता था। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, कोई घाई नहीं थी हम लोगों को कंप्लीट करने में ट्रिप। ओवरऑल हम लोगों ने 6 दिन में नहीं 5 दिन में पूरा ट्रिप कंप्लीट किया था, जिसमें से लास्ट दिन का जो ट्रिप था जिसमें हम लोगों ने एट अ स्ट्रेच 350 किलोमीटर कवर किया था, ग्या विलेज से लेके मनाली तक का। तो कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे स्पेसिफिकली दिन का रन जो है 150 to 200 किलोमीटर रखिए। अगर ग्रुप में जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली उतना ही होगा, अगर सोलो वगैरह जा रहे हो तो आप वो ऊपर नीचे कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली 7-8 बजे आप ट्रिप स्टार्ट करिए और शाम के 5 से 6 बजे तक जहाँ पे भी आपको स्टे मिले रुक जाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है एडवांस बुकिंग के या तो ऑफलाइन बुकिंग के। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो 4-5 जगह पे क्रॉस वेरीफाई करो और जाने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लिया करो। जैसे कि अगर आपको वहाँ पे रुकने का प्लान है पहले से तो 4-5 होटल्स वगैरह लिस्ट आउट करो, सबको कॉल करो, निगोशिएट करो। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो वहाँ जब जाके आप करोगे तो निगोशिएशन हो जाएगा। मोस्टली हम लोगों ने वही किया था, वहाँ जाके निगोशिएशन कर रहे थे और वो ट्रिक काम कर गया। तो ये हो गया पूरा इसका प्लान। फिर भी जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था मैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। और रूट का यही था, बाकी बाइक ब्रेकडाउन का अगर हो गया तो यही मैं आपको बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ऐसी जगह पे सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो उसके चलते होगा क्या, ब्रेन तक ऑक्सीजन आपका जाएगा नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका बिहेवियर है थोड़ा चिड़चिड़ा होगा। तो अगर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है
तो गुस्सा नहीं करना एक दूसरे पे, समझना है अच्छे से। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना है। दूसरा चीज़, गर्म रखने के लिए करते हो तो ठीक है, लेकिन मीडियम क्वांटिटी में, मिनिमलिस्टिक क्वांटिटी, सॉरी मीडियम भी नहीं, मिनिमलिस्टिक क्वांटिटी। तीसरी चीज़, कहीं पे भी स्टे करो, गर्म पानी का कुल्ला करते रहना, ताकि आपका जो थ्रोट जो है वो जकड़ ना जाए। बाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी बाइक लेके जाओ, हाफ क्लच पे बिल्कुल ही मत चलाना, चांसेस है क्लच प्लेट खराब होने का। दूसरा है एक्सीलरेटर वायर जो है वो टूटने का। तीसरा, अगर बाई चांस आपका बाइक गिर रहा है, बाइक ठीक हो जाएगा, आपका पैर ठीक नहीं होगा अगर गिरा तो गाड़ी को हल्के से छोड़ दो, आप अपना पैर वैर संभाल लो। जो कहीं से भी आप बाइक रेंट पे लोगे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा आपको, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा 60 to 80% जो खर्चा वो आप ही को पे करना पड़ेगा। तो ये वाला एक सीन है। बाई चांस बाइक का ब्रेक फेल हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, वाटर क्रॉसिंग में जैसे ही आप वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करोगे तो उस दौरान क्या होगा, कुछ 5 से 6 किलोमीटर तक आपका बाइक का जो ब्रेक है वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो आपको 5-6 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद प्रेस करके छोड़ना, प्रेस करके छोड़ना, वैसे कंटिन्यूसली 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक करना। उसके बाद फिर से वो जो ब्रेक शूज़ जो है वो फिर से वॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा। बट मेरे केस में पूरा बाइक का जो ब्रेक था पूरा फेल था, हम लोगों ने रिपेयर भी करवाया था, लेकिन जैसे खारदुंगला क्रॉस किया तो उसके बाद वो कुछ काम कर नहीं था। अगर आप स्टिफ ऐसे उतर रहे हो तो क्लच फुल रखिए और ब्रेक कंटिन्यूस प्रेस मत करिए, शॉर्ट में करिए, और ऐसा मत करिए कि टायर पूरा स्किड हो जाए। अगर वो भी नहीं करना तो बाइक न्यूट्रल में लगा दीजिए, क्लच भी छोड़ दीजिए, ढलान में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाफ क्लच पे जैसे मैंने बोला क्लच वायर का दिक्कत रहेगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी कैसे बाइक चलाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है, डाउट्स है वगैरह, ट्रिप को लेके, बजट को लेके, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बस ये है कि आप वेल प्लान करोगे तो आप ट्रिप सस्ते, अच्छे से और बजट फ्रेंडली कर पाओगे। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पूरा अगर एडवांस प्लानिंग के साथ के होते हम लोग तो 18,000 में सब क्लियर हो जाता। ये मैं बता रहा हूँ 6 दिन का ट्रिप प्लान, जिसमें हमारा स्टे से लेके सब कुछ हो गया।